ओके देन, कल हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? रनर के बारे में, बराबर ना? यस सर। रनर खत्म हो गया। अभी हम लोग गेट गेट करें। गेट का डिस्कशन करने वाले हैं आज। रनर के बारे में कुछ क्वेरीज आपकी? नहीं सर, मैंने बना लिया वो। ओके, मोस्ट ऑफ आपको सर्कुलर यूज करने हैं ना? हाँ सर्कुलर ही हूँ, मैं भी सर्कुलर ही यूज करता हूँ। वो क्या मशीनिंग के लिए भी इजी रहता है। और फिर यस सर, कोई कोई है पैराबोलिक बनवा लेता है। पैराबोलिक की जरूरत कहाँ पड़ती है, मैं आपको बता दूं। एक ही साइड में आपको अगर गेट देने का, सॉरी, रनर का स्कोप है, फिर एक ही साइड में, यस सर। मतलब कोर साइड में ही करना है। ज्यादातर कोर साइड में ही करना रहता है, तभी वो यूज करते हैं। रनर का पूरा डेप्थ एक ही साइड में यूज करते हैं। बाकी पैरामीटर्स तो उस सेक्शन में आपको दिखाई दे रहे होंगे कि डेप्थ क्या लेना है, विड्थ क्या लेना है और डिग्री कितना लेना है। 10 डिग्री तक ले सकते हो पैराबोलिक में, और सर्कुलर में डिग्री का कुछ है नहीं। और लेआउट के बारे में कल डिस्कशन कर रहे थे कि ये रनर जो हम लोग प्लान करते हैं ना, कैविटीज का लेआउट, वो कैविटीज को बैलेंस करने के लिए हमें लेआउट के साथ काम करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोगों को लेआउट बैलेंस, रनर बैलेंस हो, इस हिसाब से ही प्लान करना पड़ता है। तो ये 5th नंबर का जो स्लाइड था कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, बैलेंस के बारे में भी डिस्कशन किया था। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर दूं आपको। तो यहाँ पे ये जो स्क्रीन दिख रहा है, इसमें ये जो लेआउट दिख रहा है ना, यस सर। तो इस लेआउट को बैलेंस करने के लिए हम लोग इस तरीके से रनर प्लान कर सकते हैं। अभी जो सर पहला जो इमेज है 16 कैविटी का, तो प्लस करके दिखाया उन्होंने। हम लोग एच वाला शेप भी डाल सकते हैं, एच। ये यानी कैसा? देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ तक एक लाइन कनेक्ट होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा, और फिर सेंटर में इसको एक लाइन कनेक्ट होगा। तो एच टाइप रनर लेआउट काफी फेमस है। देन अगर सर्कुलर कैविटीज है तो ये रनर लेआउट यूज कर सकते हैं, कॉर्नर वाला। डायरेक्ट कैविटीज में आपको गेट देना है तो, नहीं तो फिर आप यहाँ पे ये मतलब 2 कैविटी के बीच में एक रनर लेके जा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 3 कैविटी के बीच में लेके गए और फिर वहां से डिवाइड कर दिया। ये बैलेंस नहीं है, ये लीनियर लेआउट है जिसमें बैलेंसिंग नहीं होता। बट आपको हमेशा फोकस करना है रनर बैलेंस कैसे हो। यहाँ पे एक डिस्टेंस आपको, सॉरी, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको पता चल रहा होगा कि इसमें रनर कैसे बैलेंस किया। 8 कैविटीज है, एच टाइप रनर यूज किया। देखिए यहाँ से यहाँ तक एच वाला सेक्शन है बीच में, बाद में पर्टिकुलर 4 कैविटीज को आई सेक्शन है। ये क्लियर हो गया ना आपको? मेन रनर है, आई सेक्शन वाला सब रनर है। तो और उसके बाद ये कोल्ड्स लगे। इसमें क्या रहता है, ये जो मेन रनर और सब रनर में ना साइज में वेरिएशन करते हैं। साइज में वेरिएशन यानी कि उसका सेक्शन में वेरिएशन है ना। तो मेन रनर को क्या, ये दोनों को फीड करना है बराबर, सब रनर को। तो ये इसका अगर सेक्शन सेम रखते हैं, नॉट इन पर्टिकुलर नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल, ये इंजीनियरिंग मटेरियल में थोड़ा सा लो फ्लो वाला जो मटेरियल रहता है ना, हाई विस्कोसिटी वाला, उसमें सोचना पड़ता है। सेंटर वाला जो रहेगा ना, मतलब मेन जो रनर रहेगा ना, उसका थोड़ा सा डायमीटर या विड्थ बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि मटेरियल जल्दी से ठंडा हो जाता है ना। तो उसके लिए अभी पीपी वगैरह नायलॉन रहेगा तो उसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं है, आप एक रनर के साथ भी कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। मतलब देखिए यहाँ से आप फीड कर रहे हो, बट यहाँ से ये आएगा तो डिवाइड होते जाएगा ना मटेरियल, तो यहाँ पे चैनल बड़ा है आगे, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। रनर में मटेरियल आपको ज्यादा रखना है क्योंकि दोनों साइड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इसका सेक्शन बड़ा भी किया जाता है। कब करते हैं? जब प्रेशर ड्रॉप का प्रॉब्लम आता है तब। प्रेशर ड्रॉप प्रॉब्लम कब आता है, वो इंजेक्शन जब मोल्डिंग मशीन में फिलिंग करते हैं ना, तब वहां पे वो दिखाता है कि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। और मटेरियल ठंडा होता है तभी भी हम लोगों को चैनल बड़े करने पड़ते हैं। ठीक है,
यानी कि रनर बड़ा करना पड़ता है सेक्शन में। और जो कोल्ड स्लग वाला जो है ना, कोल्ड स्लग क्या होता है, ये जो देखिए यहाँ पे कैविटी फील हो रहा है, इसके बाद जो एक्सटेंड किया है ना उसको कोल्ड स्लग बोला जाता है। ये क्यों रखना है, जैसे कि यहाँ से मटेरियल आएगा स्प्रू से, यहाँ से इंट्रोड्यूस होगा सेंटर वाले रनर पे, मेन रनर के ऊपर वो मटेरियल जाएगा चैनल पे, फिर वहां से ये फ्लो होते होते इस कैविटी में आएगा। अभी ये जो डिस्टेंस है लेंथ, या जैसे कि यहाँ से 50 mm, यहाँ से 50 mm, फिर यहाँ से 25 mm, तो कितना लगभग 100 mm का ट्रैवल हो जाएगा एक ब्रांच के लिए, एक कैविटी के लिए, है ना। 75 एक ब्रांच के लिए 75 mm। तो ये 75 mm का ट्रैवल करके जब मटेरियल आता है तो उसमें ना टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्लेट ठंडे रहते हैं। और यहाँ से मटेरियल आया, मतलब यहाँ से नोजल से आ रहा है, तो यहाँ तक आते आते थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो क्या उस टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से वो जो मटेरियल कोल्ड कंडीशन में रहेगा थोड़ा, मतलब जो कि हम लोगों को नहीं चलेगा। 100 डिग्री में प्रोसेस कर रहे हैं मटेरियल को और वो हो गया 90 डिग्री, तो 10 डिग्री का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो चलेगा नहीं। तो ऐसा मटेरियल कैविटी के अंदर अगर जाएगा तो ये क्या रनर ब्लॉक कर सकता है यहाँ पे, या तो कैविटी में वो कोल्ड वाला मटेरियल अगर एंटर करेगा रनर के थ्रू, अगर जाता है गेट के थ्रू, तो वहां पे क्या करेगा, वो कुछ डिफेक्ट बनाएगा, है ना, कुछ डिफेक्टिव दिखेगा। तो इसके लिए गर्म वाला मटेरियल जैसे ही आएगा, मतलब जैसे ही फ्लो आएगा, और जो ठंडा हुआ वाला मटेरियल है ना वो सीधा आके ये वॉल पे टकराएगा, यहीं पे वो ब्लॉक हो जाएगा। फिर उसके पीछे से जो फ्लो आएगा वो अंदर चला जाएगा। क्लियर? कोल्ड स्लग का काम आपको समझ में आ गया? यस सर। कोल्ड मटेरियल शुड नॉट इंट्रोड्यूस विद कैविटीज, वो उसके लिए उसको कोल्ड स्लग बोला जाता है, यानी कि वो स्टोर हो जाएगा वहां पे मटेरियल जो कोल्ड है ना। यस सर। ये फ्लो एनालिसिस में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या कितना टेम्परेचर ड्रॉप होता है, वैसे भी आप सीख रहे हो ना। यस सर। ओके, बट ये पर्पज ध्यान में रखिए, क्यों बड़ा करना पड़ता है रनर के चैनल। ओके सर। देन हम लोग अभी उसके बाद काम करेंगे गेट के ऊपर। तो गेट जो है ना, गेट में इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स है, जिसका यहाँ पे क्लियर इमेज भी है। तो पहला डायरेक्ट गेट, दूसरा है साइड गेट या एज गेट, फिर टैप गेट, फिल्म गेट, फैन गेट और डिस्क गेट। इसमें से ज्यादातर यूज होने वाले गेट जो है वो रहेगा आपका साइड गेट। अभी साइड गेट में सबमर्ज करके एक गेट आता है और एक एज गेट आता है, ये टैप गेट, ये पहले वाले 3, और ये 5 नंबर वाला गेट फैन गेट, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, मोस्ट यूज्ड। तो बेसिक पर्पज क्या है गेट का, यहाँ पे दिया है, गेट इज टू लिमिट द फ्लो ऑफ मोल्टेन प्लास्टिक, और बट इट मस्ट बी अलाउ द मोल्टेन प्लास्टिक फ्लो एंड फील द कैविटीज। देखिए रनर का जो सेक्शन रहेगा डायरेक्ट वैसा के वैसा सेक्शन अगर कैविटीज में हम लोग ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, कैविटीज बहुत फास्ट फील होंगे, बराबर कि नहीं। लेकिन यस जब उसको कट करना रहेगा तब कट करने में दिक्कत आएगी, आसानी से कट होगा नहीं, तो क्या करेगा, इंप्रेशन छोड़ के जाएगा पार्ट के ऊपर, पार्ट को अल्टीमेट क्या करेगा, खराब करेगा। तो वो हमें चलने वाला रहता नहीं है। दूसरा, तो यहाँ पे गेट का पर्पस दिया है, क्या करेगा, वो फ्लो को लिमिट करेगा, है ना। उसका चैनल क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो जो भी फ्लो आएगा उसको क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा ना। यस तो उसकी वजह से, रेजिस्ट होने की वजह से उसमें हम लोग मतलब फ्लो के ऊपर कंट्रोल ले सकते हैं। और फ्लो को कंट्रोल करने से जो भी कैविटीज में हम लोग मटेरियल फील कर रहे हैं ना, वो एक वे से करते हैं, स्पेसिफिक वे से होता है। जैसे कि एज गेट से एक वे हो गया, पॉइंट गेट से अलग वे हो गया, सबमर्ज गेट से, मतलब स्पेसिफिक क्या बोलेंगे, विथ क्या उसको क्या बोलेंगे, वी आर फिलिंग द कैविटीज विथ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा बोल सकते हैं ना। एक शिस्त में बांध के उसको हम लोग ये करते हैं, फील करते हैं।
स्पेसिफिक वे से बोल सकते हैं। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, कंसिडरिंग द फ्लूइडिटी ऑफ द मटेरियल गेट शुड बी मेड नियर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मोल्डिंग और द लाइन टू द मेक फ्लो यूनिफॉर्म। अभी ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग को कैसे पता चलेगा, हम लोगों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नजदीक देना चाहिए, बट हमेशा ये पॉसिबल होता नहीं। पार्ट का जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा, आप उसका वॉल्यूम निकालोगे तो वहां पे आपको उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप फाइंड कर सकते हो एनएक्स में। बट ये जो दिया है ना, ये जो पॉइंट दिया है ना, ये डायरेक्ट अगर गेट रहेगा, ये जो डायरेक्ट गेट रहेगा, तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट गेट हमेशा कहाँ पे आता है, पार्ट के ऊपर आता है। यहाँ पे डायरेक्ट गेट कहीं पे दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पे, तो क्या ये डायरेक्ट पार्ट के ऊपर आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग को ग्रेविटी सर्च करके दे सकते हैं। बट जो एज गेट रहेगा, सबमर्ज गेट रहेगा, वहां पे तो बहुत डिफिकल्ट है, वहां पे हमें ऐसा स्पेसिफिक ग्रेविटी के पोजीशन में देना पॉसिबल नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि पार्ट का ये ऑलमोस्ट सेंटर ही आ जाएगा। ठीक है, और द लाइन मेक फ्लो यूनिफॉर्म एंड मेल्टन मटेरियल इवन, देन मेक द गेट thick but still considering melted plastic material because thin part will be cooled easily and faster। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में देने की वजह से क्या फायदा मिल जाता है, प्लास्टिक मटेरियल जल्दी से ठंडा हो जाता है और हमारे साइकिल टाइम में उसको हमें बेनिफिट मिल जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में देने। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में नहीं रहेगा तो दोनों, मतलब दोनों कॉर्नर के ऊपर या दोनों एज के ऊपर अलग अलग टाइप के टेम्परेचर फॉर्म होते हैं, तो उसमें क्या कूलिंग टाइम कम ज्यादा लग सकता है। द गेट टाइप इज वेरी वेरियस डिपेंड ऑन द पार्ट शेप, मोल्ड लेआउट और मोल्ड सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेआउट हम लोग जैसे कि प्लान कर रहे हैं ना, तो लेआउट के ऊपर भी ये चेंज होता है, फिर उसमें पार्ट का शेप भी फैक्टर करेगा, मोल्ड का लेआउट भी फैक्टर करेगा, मोल्ड का सिस्टम। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं उन्होंने, ये कुछ एग्जांपल नहीं है बल्कि सभी एग्जांपल्स इसमें है, इसमें से ही जो भी गेट यूज होगा इसी में से होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो हम लोग चलेंगे गेट के पीपीटी के ऊपर, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पीपीटी है जिसमें टैप गेट टैप गेट दिखाया है, बट हम लोग सीक्वेंस वाइज जाते हैं। यहाँ पे कौन सा दिखाया पहले, डायरेक्ट गेट। तो डायरेक्ट गेट क्या होता है सबसे पहले समझेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कुछ सर्कुलर जॉब है राउंड, और उसके ऊपर डायरेक्ट एक स्क्रू बुझ दिया। डायरेक्ट गेट यानी कि डायरेक्ट स्क्रू ओपन करना कंपोनेंट के ऊपर, इसमें किसी भी तरह का रनर बनता नहीं है। ठीक है, ये आप समझ लो, किसी भी तरह का रनर वहां पे फॉर्म नहीं होगा। जो भी स्क्रू बुश से मटेरियल आएगा सीधा के सीधा कंपोनेंट के ऊपर इंजेक्ट होगा। यहाँ पे जो पार्ट दिखा है इस राउंड कलर का, एक सर्कुलर सिलेंडर टाइप पार्ट है, और वहां पे ये दिए हैं। तो ये होता कहाँ पे यूज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये यूज होता है जहां पे भी हम लोगों को ज्यादा वॉल्यूम वाला पार्ट को फिलिंग करना है। अभी ज्यादा वॉल्यूम यानी कि क्या, ज्यादा वजन वाला पार्ट, ज्यादा मोटा वाला पार्ट, ज्यादा थिकनेस वाला पार्ट, है ना। और ये तो एक हो गया। दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, नॉन एस्थेटिक पार्ट्स। अभी नॉन एस्थेटिक पार्ट्स यानी कि जो भी पार्ट्स असेंबली में लगते हैं, जहां पे भी लगेंगे, तो असेंबली में लगेंगे तो क्या उसका स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, उसका अपीयरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मोटा होने की वजह से क्या होता है, सिंक मार्क वगैरह आ सकते हैं, बट वहां पे उसका स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। और वो हाइड है, वैसे भी नॉन इंपॉर्टेंट है दिखने के लिए, बट फंक्शनली ये परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया क्या, कि डायरेक्ट स्क्रू बुश कहाँ पे देते हैं, डायरेक्ट गेट कहाँ पे देते हैं। यस सर।
जो भी पार्ट नॉन एस्थेटिक है और उसका वॉल्यूम ज्यादा है, नोट द स्टेटमेंट, वॉल्यूम ज्यादा है, वो हेवी है, मतलब शॉर्ट वेट हम लोगों को मशीन का 150 ग्राम का कैपेसिटी पार्ट फिल करने का, और उसमें से हम लोग 120 ग्राम का पार्ट निकाल रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट इतना ज्यादा 80% हम लोग यूज कर रहे हैं, बराबर की नहीं? और पार्ट भी है कि उसमें वजन ज्यादा है, तो अभी धीरे धीरे फिलिंग करेंगे तो कब कंप्लीट होगा, बराबर की नहीं? फिल कब होगा, पूरा मटेरियल ठंडा हो जाएगा। और एक चीज नोट ऐड कर लो उसमें, पार्ट बड़ा रहेगा तभी भी, मतलब एस्थेटिकली इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, एक जगह के मतलब गेट का मार्क आएगा चलेगा, है ना, बट पार्ट फील होना चाहिए, ज्यादा वॉल्यूम में फील होना चाहिए। तो उस कंडीशन में वहां पे डायरेक्ट वाला गेट यूज करते हैं। अभी डायरेक्ट वाला गेट आपको एग्जांपल के तौर पे, तो जो बकेट रहेगा, बकेट आपने देखा रहेगा, उसके पीछे देखिए बहुत बड़ा स्क्रू बुश रहेगा। यस सर, एक सर्कुलर। हाँ सर्कुलर में क्रेट रहेगा, जो क्रेट रहते हैं ना, क्रेट के मोल्ड रहते हैं ना, उसमें डायरेक्ट स्क्रू से मटेरियल आएगा, उसमें चला जाएगा। और मतलब इंजन के कुछ पार्ट्स रहते हैं, इंजन के कवर्स रहेंगे, जो हम लोग 4 व्हीलर्स रहते हैं ना, उसके इंजन के बेल्ट के ऊपर एक कवर रहेगा, कोई ट्रैक्टर के इंजन के ऊपर कवर रहेंगे, ट्रैक्टर के पार्ट्स हो गए बड़े बड़े। तो उसमें क्या रहता है, ये अपना स्कूटर का एक सामने वाला पार्ट रहता है ना, क्या नी के सामने वाला यस बड़ा सर। बड़ा पार्ट, उसमें भी यूज होता है ये। तो क्या है, पार्ट बड़ा है, वॉल्यूम ज्यादा है, जल्दी से फील होना चाहिए, साइकिल टाइम कम करना है, और पार्ट में वो आता भी उसका मार्क रनर का, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 2 फैक्टर समझ में आ गए आपको, एक तो ज्यादा वॉल्यूम, दूसरा नॉन एस्थेटिक और लो कॉस्ट मोल्ड। कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे रहते कि लो कॉस्ट में बनाने, तो भाई रनर वनर मत बनाते बैठो, सीधा पार्ट के ऊपर गेट दे दो, चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। और सॉलिड वाले पार्ट्स, ये एक इंपॉर्टेंट है, सॉलिड सॉलिड मैंने जैसे कि बताया, ज्यादा वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, पार्ट वेटेड मिलेगा, लेकिन जो सॉलिड का मतलब आप समझ लो, जैसे कि यहाँ पे जो दिया है ना, एक सिलेंडर है, सीधा सीधा समझ लो आप, तो एक ब्लॉक की फील करना है, बराबर कि नहीं? यस। तो वहां पे आपको डायरेक्ट वाला गेट यूज करना है। इस इमेज को देख के इमेजिन हो रहा है, या आपको डिजाइन करके दिखाऊं? सर आपकी ना स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरे को, बस वो कंपोनेंट वाली जो सारे गेट के अलग अलग है वो दिख रहा है। ये पीपीटी दिख रहा है ना? हाँ अब दिख रहा है सर। हाँ नहीं बस सर, ये डायरेक्ट गेट पता लग गया, इसको डिजाइन करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये सीधा स्क्रू बुश जो रहेगा यहाँ पे कंपोनेंट हाँ के जी। वहां पे ओपन होगा। जैसे कि चलो मैं एनएक्स ओपन करके अपना जो ये सर मैं इसमें कोई डाउट नहीं है सर, मेरे नहीं को ना, ये समझ आ गया। ठीक है, ओके, नहीं, कोई इसको हम आगे कर सकते हैं। प्रॉब्लम चलेगा। मैं वैसे भी आपको यहाँ पे एक दिखा देता हूँ, फट के ऊपर रख के। ज्यादातर ऑटोमोटिव में ना, इंजन वाले पार्ट में ये बहुत यूज होता है। आप लेंथ कितना ले सकते हो, 150 एम तक ले सकते हो, है ना? मैंने कल बताया था 150 एम तक ले सकते हैं, और ओपनिंग डायमीटर 10 एम तक ले सकते हैं। सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रहा था, ओके। देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्क्रीन विजिबल है आपको जीडब्ल्यू का? यस सर। तो ऐसा रहेगा कोई भी पार्ट में, लेकिन जब भी ये बनेगा ना, तो उसके बाद यहाँ पे ये जो गेट रहेगा ना, इसको कट करने के बाद ऐसा मार्क आएगा। ये 0 0 नहीं होगा, ऐसा मार्क दिखेगा, बराबर कि नहीं?
ये Yes, आपको या तो मिलिंग करके निकालना पड़ेगा, फिर कुछ कट करके, लेकिन थोड़ा सा तो रहेगा, क्योंकि फिर वो लुक में कैसा रहेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। एस्थेटिक पार्ट के लिए ये गेट बिल्कुल नहीं चलता। yes sir. ठीक है, ये क्लियर हो गया। जो भी कंडीशन है मैंने आपको बता दिया, नोट कर लीजिए। वॉल्यूम, सॉलिड पार्ट, थिकनेस वाला पार्ट, नॉन एस्थेटिक पार्ट्स। दूसरा जो ऑप्शन है वो था साइड गेट और एज गेट। अभी साइड गेट और एज गेट में यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये ब्लॉक में साइड गेट दिखा है अभी, और फिर यहाँ पे ये क्या है, फैन गेट है। एज गेट के लिए ओके, एज गेट और साइड गेट, ये साइड और एज एक ही है, एज में रहते हैं ये। तो अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि साइड गेट से क्या मतलब निकलते हैं, एज गेट से क्या मतलब है। जो भी पार्ट के मतलब एज के ऊपर हम लोग वो गेट दे रहे, जैसे कि ये पार्ट है, मैंने 2 कैविटी लेआउट बनाया था ना। ओके, मैं ओपन करता हूं एनएक्स। तो 2 कैविटी लेआउट में ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा, नॉट ओनली 2 कैविटी, मल्टी कैविटी में देख सकते। फिर इसमें हर पार्ट में आपको ज्यादातर एज गेट देखने को मिलेगा। अभी एज गेट में क्या होता है, एज के ऊपर गेट आ जाता है, और एज के ऊपर जब गेट आता है तो कटिंग करने में बहुत ही इजीनेस रहता है। उसको जब आप कट करोगे, यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ। कोई भी आप गेट दोगे तो मिनिमम उसको आपको ओपनिंग रखना है 0.5 mm। ठीक है, Yes sir. ये जो डिस्टेंस रहेगा ये 3 से 5 mm होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे जो दिख रहा है देखिए, ये मेन रनर है, और यहाँ पे आपका गेट है, ये वाला। तो ये जो एज गेट रहेगा ना, तो ये हमेशा एज के ऊपर रहेगा, इसके लिए उसको एज गेट बोला जाता है। ये साइड गेट क्यों बोलते हैं, साइड में रहता है इसके लिए। अभी क्या अंदर तो आ नहीं सकता ना वो गेट सीधा की सीधा, ये यानी कि यहाँ पे भी दे सकते हो आप। ठीक है, अगर यहाँ पे जगह रहेगी तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो, बट ये मोस्ट ऑफ एज में रहेगा बाहर वाली साइड से, तो इसको एज गेट और साइड गेट बोला जाता है। तो जैसे मटेरियल आएगा 2 कैविटीज में, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो लेआउट है नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ तक रनर ड्रॉ किया था, रनर कट किए थे ना सर्कुलर वाला, और फिर यहाँ से हम लोग इसको एज गेट दे सकते हैं इस पोर्शन में। एज गेट में आपको सिंपल एक चैनल ओपन करना है 0.5 mm मिनिमम डेप्थ वाला, और विड्थ आप रनर की जितना रख सकते हो।
तो उसमें क्या हो जाएगा, एक चैनल बनेगा जिसकी वजह से कैविटीज के अंदर मटेरियल जाएगा रनर के बाद। अभी कभी कभी क्या होता है कि इसमें इतना 0.5 mm का थिकनेस देने के लिए स्कोप रहता नहीं है। तो आपको डेप्थ कम करने 0.5 mm कोई भी प्लास्टिक कंपाउंड का रहता है थिकनेस, लेकिन अगर नहीं रहेगा, उतना नहीं रहेगा एक साइड में, तो यहाँ पे आपको ऐसा नीचे थोड़ा देना पड़ेगा और फिर यहाँ से चैनल छोटा होके उसमें मटेरियल अंदर जाएगा। बट हमेशा ध्यान में रखना है, जहाँ पे भी आप रेडियस है ना वहां पे गेट नहीं देना, क्योंकि रेडियस के ऊपर दोगे तो ऐसा रेडियस को क्या डिफॉर्म कर देगा ना, अलग आएगा। और फिर आपको कटिंग के टाइम अच्छे से डिफ्लैश करना पड़ेगा। अगर रेडियस है, दोनों साइड में रेडियस है, तो आपको कस्टमर का अप्रूवल लेना है। तो ये हो गया एज वाला गेट। इसमें थोड़ा सा आप इसमें ड्रॉप दे सकते हो, इससे रनर से यहाँ पे निकला ना एंगल में इसको बना सकते हैं। तो यहाँ से आप एक ऐसा ये पॉइंट तक ऐसा एंगल बना सकते हो। ये कब देने का, कब करने का, सबट्रैक्ट करने के पहले ही सब कुछ कर लेने का। आपको एंगल देना है, थिकनेस चेंज करना है, जो भी ऑपरेशन रहेंगे आपको। इस तरीके से ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं छोड़ना है, उसको रेडियस वगैरह देना ही है आपको। थोड़ा सा गेट बढ़ा कर सकते थे आप इधर। जितने रेडियस रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि फ्लो रेडियस के होते हुए अच्छा होता है। अगर फ्लो अच्छा नहीं होगा तो फिर पार्ट फिलिंग में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो यहाँ से मटेरियल आएगा और सीधा इस रनर गेट वाले इसमें चैनल में चला जाएगा। अब इसका डेप्थ कम करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एग्जैक्टली
इस तरीके से बनेगा। फिर आप यहाँ पे रेडियस वगैरह दे सकते हो। चैनल ये यहाँ से मटेरियल आएगा और फिर फ्लो होते हुए यहाँ से कैविटी में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये एज वाला गेट रहेगा या तो साइड गेट रहेगा। अभी इसका जो इसमें और एक गेट दिया है जिसको फैन गेट बोला जाता है। इसका जो आगे का जो प्रोफाइल है ना, उसको अगर आप एंगल देते हो तो वो बन जाएगा फैन गेट। जितना बड़ा दोगे उतना वो फैन गेट के लिए कंसिडर किया जाएगा। इसका थिकनेस कितना रखना है? 0.5 mm से 0.8 mm एच पर पार्ट रहेगा। बड़े पार्ट्स के लिए नंबर ऑफ गेट्स रहते हैं तो उसमें 1 mm भी रखते हैं, ज्यादा वॉल्यूम रहेगा तो। ठीक है। बट यहाँ पे इसको आपको एज में ओपन करना है और इसको आप सीधा भी ओपन कर सकते हो या तो ड्रॉप भी दे सकते हो, ऐसा है ना। अगर ये एज में सीधा देंगे तो साइड गेट बोलेंगे, ड्रॉप देंगे तो फैन गेट बोलेंगे। थिकनेस रहेगा 0.5 mm और उसके बाद आपको इसको सॉरी यहाँ पे रनर ज्वाइन करना है। थोड़ा सा 5 mm का इतना एरिया रहेगा जो आप गेट के लिए यूज करोगे, और इसको भी आप ऐसा टेपर दे सकते हो। ठीक है सर। दूसरा नेक्स्ट गेट देखेंगे हम लोग, टैब वाला गेट। टैब गेट में क्या होता है, यहाँ पे दिया टैब गेट, एज गेट का ही भाई ये टैब गेट। इसमें ये जो आपको दिख रहा है ना गेट रनर, ये कहाँ पे दिख रहा है? ये रेडियस के ऊपर, एज के ऊपर दिख रहा है ना। तो वहां पे जस्ट वो जो गेट रहेगा टैब की कंडीशन में, टैब की कंडीशन में ऐसा नीचे से लगता है, उसको भी आप एंगल दे सकते हो या तो सीधा बॉटम से स्ट्रेट भी दे सकते हो। लेकिन टैब गेट में कट करने के लिए दिक्कत आती है, उसका रनर का प्रोफाइल उधर ही छूट जाता है थोड़ा सा। बट इस तरीके से भी आप गेट दे सकते हो जिसको टैब गेट बोला जाएगा। और एक गेट आता है इजेक्टर पिन के थ्रू, उसको भी हम लोग टैब बोलते हैं। तो जैसे कि इजेक्टर पिन जहाँ पे भी लगाया रहेगा ना, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक गेट ओपन किया है और वो यहाँ पे रिब के ऊपर किया, बट अभी कुछ कुछ कंपाउंड में रिब नहीं रहता, तो फिर क्या करते हैं, इजेक्टर पिन लगाते हैं, उसको थोड़ा सा फ्लैट मारते हैं 1 mm जैसा, और उस फ्लैट के ऊपर ऐसा ऐसा गेट ओपन करेंगे सबमरीन की तरह। ठीक है, मैं आगे आता हूँ उसके ऊपर। लेकिन ये जो टैब गेट है ना, ये समझ गए ना आप? हाँ जी समझ गया। इट इज जस्ट साइड गेट एंड मतलब साइड गेट, फैन गेट और टैब गेट एक जैसे रहते हैं। फिल्म वाला गेट, अब ये फिल्म वाला गेट क्या रहता है, तो कभी कभी क्या कुछ ऐसे पार्ट्स आते हैं ना, उसका थिकनेस कम रहेगा, या तो कुछ पार्ट्स ऐसे रहेंगे कि हम लोगों को उसमें जल्दी से फिलिंग करना है और गेट भी बड़ा नहीं करना, तो उस कंडीशन में हम लोग ये जो फिल्म वाला गेट है ना, ये यूज कर सकते हैं। अभी होता क्या है ये कैसे पार्ट्स होते हैं सर वो? फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या, कौन कौन से पार्ट? पार्ट्स एग्जांपल में जो पार्ट्स रहेंगे ना, या तो लेंथी पार्ट्स, ओके, बड़ी लेंथ पे। दूसरा हाँ बड़ी लेंथ में, दूसरा कम थिकनेस वाले पार्ट्स, ओके। जिसमें हम लोग रनर ज्यादा थिक नहीं दे सकते है ना, और कट करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो इसमें होता क्या है, ये जो देखो यहाँ पे ना, ये पूरा पार्ट है। अभी ये पार्ट कैसे, पूरा स्ट्रेट पार्ट है, तो इसको यहाँ से पूरा पूरा का पूरा खोल दिया। तो इस गेट में ये जो रनर है, रनर सीधा पार्ट के नजदीक लेके आते हैं,
और पार्ट का और रनर का बीच में 2 mm का हम लोग कितना क्या रखेंगे, गैप रखेंगे, और दोनों के बीच में जो भी लैंड रहेगा ना उसको डाउन किए करेंगे बाई 0.3 mm, 0.4 mm। ज्यादा थिक नहीं ना, पार्ट थिकनेस वाला है ही नहीं, मतलब इस पार्ट के एज के बाजू में एक चैनल बना देंगे राउंड वाला यहाँ से यहाँ तक, और इसके बीच का जो मटेरियल है ना उसको हम लोग मिलिंग कर देंगे 0.2 mm से 0.4 mm से 0.5 mm तक। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मटेरियल आएगा ना पूरे के पूरे चैनल में भर जाएगा। यहाँ पे कुछ बनाए नहीं है, मैं बना के दिखाता हूँ उसमें क्या क्या होता है उसमें। मीटिंग एंड हो जाएगा ना 1 मिनट में। ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा 5 मिनट ब्रेक लेके ज्वाइन करेंगे। ठीक है सर। यहाँ पे ट्यूब कमांड ढूंढना पड़ेगा यार। मतलब ये जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना ये अभी ज्यादा हो गया, ये रखेंगे 2 या 3 mm। फिर इसके बीच का जो मटेरियल रहेगा ना इसको डाउन करेंगे यहाँ तक, रनर के लेंथ तक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मटेरियल जो आएगा ना वो यहाँ से ओवरफ्लो होके इसमें चला जाएगा। लेकिन वो कम थिकनेस वाले पार्ट को यूज करते हैं ना, और यूनिफॉर्म फिलिंग जहाँ पे चाहिए वहां पे। पीपीटी में आपको इमेज दिखेगा क्लियर। ओके, तो अभी हम लोग इस सेशन में देखिए